बच्चों, तो अब इस वाले लेक्चर के अंदर अपन स्टार्ट करेंगे। देखो मैंने आपको पीछे क्या था, साइनाइड आइसोसाइनाइड स्टार्ट कराया था पार्ट सी के अंदर। पार्ट सी का ही अपना पार्ट चल रहा है, ठीक है ना। पार्ट सी का अपना आगे वाला पार्ट है, वो कौन सा है आपको, मतलब मैंने प्रिपरेशन मेथड और नेमिंग करा दी है, ठीक है ना। अब इस वाले लेक्चर के अंदर अपन क्या स्टार्ट करेंगे, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। केमिकल प्रॉपर्टी में आपके 5-6 रिएक्शन है, फिजिकल प्रॉपर्टी भी बहुत छोटी सी है, तो लेक्चर छोटा होने वाला है। पेन कॉपी लेके निकाल के बैठ जाओ और देखो। अब सुनना मेरी बात, देखो आपको सबसे पहले ये देखना है कि साइनाइड और आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो साइनाइड तो होता है आपका CN और आइसोसाइनाइड होता है आपका NC। बात आ गई समझ में, फ्री वैलेंसी के साथ में मैं बोलूँ तो, फ्री वैलेंसी के साथ में, ठीक है ना। अब सुनो एक बात, होता क्या है कि जैसे साइनाइड है, दोनों सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे आपको। देखो लोअर जो साइनाइड होते हैं, लोअर साइनाइड आपको गैस फॉर्म में भी मिलेंगे और लिक्विड फॉर्म में भी मिलेंगे, बट हायर जो साइनाइड आइसोसाइनाइड होते हैं वो आपको सारे सॉलिड फॉर्म के अंदर मिलते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, साइनाइड के अंदर ध्यान रखना एक स्मेल आती है, आई बात समझ में, एक इंटरेस्टिंग स्मेल आएगी, मतलब सूंघने की इच्छा करेगी आपको उसको। लेकिन जो आइसोसाइनाइड होते हैं उनके अंदर कोई स्मेल नहीं आती, जो पीछे पड़ के आए वही चीज़ यहाँ भी है, ठीक है ना, ऐसा कोई अलग नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है कि साइनाइड आइसोसाइनाइड की स्मेल तो समझ ली। अब इनके BP है ना, क्योंकि BP बड़ा इंपॉर्टेंट है, बॉइलिंग पॉइंट, तो सुनना। देखो अब इनका फॉर्मूला देखो आप एक बार, साइनाइड और आइसोसाइनाइड। तो BP चेक करने के लिए अपन बोलते हैं कि सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे पहले लगाते हैं। तो अब एक चेक करो, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा बनाएगा कि ये। तो सुनना, आपको मैं बताऊं, हमेशा की बात बता रहा हूँ, साइनाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है BP, ठीक है, वो आइसोसाइनाइड से ज़्यादा होता है, ध्यान रखना। साइनाइड का BP आइसोसाइनाइड से ज़्यादा होता है। अब ऐसा क्यों, तो सुनो। होता क्या है कि ये जो बॉन्ड है इनके, वैसे तो मैं बताऊं ये दोनों के दोनों आपके डाइपोल मोमेंट रखते हैं, आई बात समझ में, ये दोनों के दोनों डाइपोल मोमेंट रखते हैं अच्छा खासा। दोनों के दोनों ध्यान रखना पोलर है, आई बात समझ में, ध्रुवीय है, पोलर है ध्रुवीय है। लेकिन होता क्या है कि इसके अंदर देखो नाइट्रोजन एंड पे लगा हुआ है, जबकि इसमें जो नाइट्रोजन है वो बीच में है। बीच में कहने का मतलब है, मैं ये बोलूँ कि एक तो मेरे पास में RCN है, सुनना, और एक मेरे पास में क्या है RNCN, मतलब एल्किल साइनाइड और एक एल्किल आइसोसाइनाइड है। आइसोसाइनाइड वाले केस में सुनना क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन बीच में फंस गया, ठीक है, जबकि इसमें नाइट्रोजन साइड में निकल गया। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी किसकी है, इस कोने वाले की कि बीच वाले की। तो सर कोने वाला क्या है, दूसरे हाइड्रोजन से अटैच हो सकता है। मान लो जैसे इसके पास में H2O आए, या फिर मान लो कोई और एलिमेंट आए, तो ये हाइड्रोजन इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बना सकता है, बट ये नहीं बनाएगा, क्योंकि ये तो बीच में घिर गया, इधर से एल्काइल ग्रुप घेर लिया और इधर से कार्बन ग्रुप घेर लिया। तो बात ये समझ में आ रही है कि जब साइनाइड में देखा गया, तो साइनाइड में ऑब्जर्व ये हुआ कि इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा बनती है किससे, आइसोसाइनाइड से, आई बात समझ में। तो इसीलिए फिर बॉइलिंग पॉइंट जब चेक किया गया, तो बॉइलिंग पॉइंट ध्यान रखना साइनाइड का ज़्यादा आता है किससे, आइसोसाइनाइड से, ध्यान रखना हमेशा। ये कब की बात बता रहा हूँ, जब आपके दोनों के फॉर्मूले सेम हो, दोनों आइसोमर स्ट्रक्चर हो, याद रखना। बात आ रही है मेरी समझ में, कहने का मतलब ये है कि मेरे पास में एक तो CH3CNO, एक तो CH3CNO और एक मेरे पास में क्या हो CH3NC। इन दोनों ही केस में इसका वाला जो बॉइलिंग पॉइंट होगा या BP होगा वो हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा। बात आ गई समझ में, मतलब एक में HCN ले लूँ और एक में HNC ले लूँ, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा बनाएगा, उस केस में क्या होगा, ये बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रखेगा। तो आपसे क्या इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी खासी है, दोनों डाइपोल मोमेंट अच्छा खासा रखते हैं, दोनों पोलर हैं। बात आ गई क्या मेरी समझ में। तो आपको बॉइलिंग पॉइंट के लिए सिंपल सा एक रूल ध्यान रखना है कि जो अपन पीछे पढ़ते थे क्या, कि BP जो पहले लगाते थे वो तो बोलते थे कि BP जस्ट प्रोपोर्शनल टू किसके, H बॉन्डिंग के। तो ये तो अपन पीछे पढ़ के आए हैं, बोलो ये पढ़ के आए हैं। दूसरा क्या पढ़ के आए अपन, BP इज जस्ट प्रोपोर्शनल टू किसके, मॉलिक्यूलर वेट। आगे बात समझ में, मॉलिक्यूलर वेट। ये मैं ऐसे बोल रहा हूँ, हमेशा ध्यान रखना साइनाइड का कब ज़्यादा होगा, जब दोनों आइसोमर स्ट्रक्चर हो। आइसोमर का मतलब है दोनों के जब मॉलिक्यूलर वेट सेम होंगे।
आइसोमर जानते हो ना, जिनके सूत्र तो सेम रहते, फॉर्मूले सेम रहते, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, तो स्ट्रक्चर डिफरेंट है। दूसरी चीज आपसे ये एक आपको कोई पता है ब्रांचिंग वाला केस, बीपी इनवर्स प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। समझ गए कि मेरे कहने का मतलब एक तो आपको ये देते देखो 4 कार्बन का साइनाइड, ठीक है, और एक आपको ये देते 4 कार्बन का ये क्या देते, या मान लो 3 कार्बन का आपको देते ये। तो अब देखोगे तो इस ब्रांचिंग जब इसके अंदर बढ़ गया, क्योंकि देखो ये एक मेन ब्रांच थी, ठीक है, जब इसके अंदर ब्रांचिंग बढ़ गया तो इसका बीपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इसका बीपी ज्यादा होगा और इसका कम होगा। लेकिन अभी इस तरीके से होता, अभी इसी तरीके से इस फॉर्मूले को बना दूं मैं, सी सी सी, ठीक है ना, ये सी और ये इसको NC कर देता हूँ, बोलो आती है बात समझ में, और इसको मैं क्या कर देता CH3, या इसको मैं ऐसे कर देता हूँ CN, अभी इसको CN नहीं रहता, और इसको मैं क्या कर देता हूँ CH3, या फिर ये मान लो C C C और ये C और ये NC। तो उस केस में अब ये साइनाइड बन गया और ये आइसोसाइनाइड बन गया, और दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। आइसोमर का मतलब इन दोनों के फॉर्मूले अब सेम है, फॉर्मूले सेम है, तो फिर साइनाइड का बीपी अपने आप ही क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये बीपी वाला जो खेल है ना, आपको आना चाहिए। बात आ गई समझ में, याद रख लोगे मेरी बात, धन्य हो जाओगे। आ गई बात समझ में, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। पार्ट सही से इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ध्यान रखना ही है, हो जाएगा। अब बात करते हैं किसकी, बीपी की हो गई, बॉइलिंग पॉइंट की हो गई, तो अब किसकी बात करेंगे, सॉल्युबिलिटी की, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी देखना आप, सॉल्युबिलिटी का केस क्या है, सुनो देखो, सॉल्युबिलिटी भी वही है सर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा रखेगा। सॉल्युबिलिटी का मतलब ये है कि आपका सॉल्वेंट एज अ वाटर होगा, उसके अंदर आप साइनाइड डाल रहे होंगे या आइसोसाइनाइड डाल रहे होंगे, डिजोल्व हो रहा है, तो इसका मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी है, ठीक है। अब एक तो आपको साइनाइड देता है और एक आइसोसाइनाइड देता है, पूछता है कि भैया किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। तो मैं आपको एक चीज़ ये बताऊँ, जब भी आइसोमर स्ट्रक्चर देखोगे, आइसोमर स्ट्रक्चर, आइसोमर मतलब दो सेम जिनके फॉर्मूले सेम हो, जैसे मेरे को एक तो कोई ये दे दे, एक तो HCN, या फिर मान लो CH3CN दे दे, या फिर मेरे को दे दे CH3NC। तो इस केस में ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा बनाएगा, ये वाला नाइट्रोजन जब ये ज़्यादा बनाएगा, क्योंकि कोने पे है तो ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी है बनाने की हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, जब HF HO और HN, तो ये HN बॉन्डिंग तो बना सकता है क्योंकि कोने में है, तो कोने में होने का फ़ायदा है इसको, ठीक है। तो इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, और जब ये बनाएगा तो ये आपने ध्यान रखना, सॉल्युबिलिटी भी ध्यान रखना, सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और दूसरी कंडीशन होती थी पोलर, तो पोलर तो मैं आपको बता ही दिया, क्योंकि डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट है तो पोलर तो होगा ही होगा। अभी मेरी बात समझ में, तो सेम जब अपने पास में केस आ जाए तो उस केस में ध्यान रखना सॉल्युबिलिटी साइनाइड की ज़्यादा होती है, वही सेम बीपी की तरह यही मान लो। अभी बात समझ। दूसरी चीज़ सुनो सर, जब मॉलिकुलर वेट सेम नहीं हो, आइसोमर नहीं हो, तो फिर क्या करोगे, तो सुनो, मान लो मेरे को CH3 CH2 CN देते हैं, आ गई बात समझ में, और एक मेरे को देते CH3 CN देते हैं। अब किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, तो देखो इसके अंदर नॉन पोलर पार्ट बड़ा हो गया, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखता है, ये भी रखता है। फिर देखोगे नॉन पोलर पार्ट, तो नॉन पोलर पार्ट जितना बढ़ता है, ये सब आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ, नॉन पोलर पार्ट जितना बढ़ता है सॉल्युबिलिटी उतनी घट जाती है, क्योंकि पानी पोलर है और ये जो कार्बन हाइड्रोजन वाला पार्ट है ये नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर पार्ट जितना बढ़ेगा उतनी सॉल्युबिलिटी डाउन हो जाती है। इसमें नॉन पोलर वाला पार्ट बड़ा है तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। बात आ गई समझ में। तो ये तो साइनाइड के एग्जाम्पल ले लिए। अब एक बार एक आइसोसाइनाइड का भी लेते हैं, तो सुनना, CH3 CH2 NC और एक में ले लूँ CH3 CN। अब किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, तो अब भी सॉल्युबिलिटी इसी की ज़्यादा होगी। बात आ गई क्या समझ में, क्योंकि ये आइसोसाइनाइड है, नाइट्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा, जबकि ये बनाएगा, क्योंकि पानी के साथ ये जुड़ने को बहुत जल्दी तैयार है, जबकि ये जुड़ने को तैयार नहीं है। मैं ये तो नहीं बोलूँगा तैयार नहीं है, हाँ ये बोलूँगा कि इसके कंपेयर में ये कम तैयार है। बात आ गई समझ में। तो होगा क्या कि ये सॉल्युबिलिटी ज़्यादा दिखाएगा। तो आपको क्या है कि मेरी बातें समझ में आनी चाहिए, सॉल्युबिलिटी समझ में आनी चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट समझ में आना चाहिए। तो इतनी चीज़ें क्या है मैंने आपको पढ़ा दी। आ गई बात समझ। मेल्टिंग पॉइंट की बात करोगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी साइनाइड का ही ज़्यादा होता है। किसके कंपेयर में, आइसोसाइनाइड के कंपेयर में। तो देखो मैंने आपको इतनी चीज़ें बता दी। तो
तो ये तो थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब अपन आगे किस पे चलेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी पे। आई बात समझ में। तो देखो केमिकल प्रॉपर्टी अब क्या है, तो अब अपन चालू करेंगे। देखो केमिकल प्रॉपर्टी, अब केमिकल प्रॉपर्टी में पहली रिएक्शन क्या है, वो है आपकी वाटर में हाइड्रोलिसिस। ठीक है, किसका, साइनाइड का और आइसोसाइनाइड का। तो दोनों आपको आने चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको पीछे भी पढ़ाया था हेलोएल्केन के अंदर। तो देखो अब यहाँ पे कैसे हाइड्रोलिसिस कराते हैं साइनाइड का और आइसोसाइनाइड का। तो सुनो, देखो केमिकल प्रॉपर्टी की पहली रिएक्शन बता रहा हूँ, है ना, वाटर हाइड्रोलिसिस, या फिर मैं सिंपल सा लिख देता हूँ हाइड्रोलाइसिस। लाइसिस वर्ड का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, तो सुनना, हाइड्रोलाइसिस में क्या करना है, आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि जब भी आपको CH3CN दिख जाए और उस पर एक H2O का अटैक करा दो वाटर H+ की कंडीशन में, तो याद है आपको मैंने बोल रखा है एमाइड बनता है। ठीक है, इंसर्शन रिएक्शन बोला था एक जगह, मैंने फिर बोला था कि ये ऑक्सीजन इसमें घुस जाएगा और ये 2 हाइड्रोजन इसमें। ठीक है, तो सुनो, देखो ये बन जाएगा आपका CH3CONH2। आगे बात समझ में। अभी CH3CONH2 पे आप क्या करो, इस पे रिएक्शन फिर से करा दो, किसकी, H2O की H+ की प्रेजेंस में। जब आप ये रिएक्शन कराते हो तो रिएक्शन कराने में सुनना क्या मिलता है आपको, CH3COOH+NH3 अलग निकलता है। तो ये तो NH3 निकल जाता है और ये क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब याद करो, मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का पहला मेथड यही बताया था। मैंने उसमें क्या लिया था, RCN लिया था और सीधे 2 H2O जोड़ दिए थे और ये बना दिया था डायरेक्ट, एमाइड नहीं बनाया था मैंने उसमें, याद है, कार्बोक्सिलिक बनाने का पहला मेथड था ये। तो ये अपन इसकी पहली टाइप की रिएक्शन करेंगे। ठीक है सर, ये तो साइनाइड था। आइसोसाइनाइड हो तो सुनो, जब आपके पास में आइसोसाइनाइड होता है, CH3NC होता है, तो इसके ऊपर क्या करना है आपको, 2H2O सीधा लगाना है। ठीक है, जब इसके 2H2O के साथ रिएक्शन कराओगे तो प्रोडक्ट ये बनेगा CH3NH2 प्लस HCOOH। तो देखो एक तो बनता है फॉर्मिक एसिड, तो ये तो फॉर्मिक एसिड हो गया और ये 1 डिग्री एमीन बनता है। तो ये याद रखना, जब आइसोसाइनाइड का आप प्रोडक्ट H2O के साथ रिएक्शन कराते हो तो ये बनता है, और जब साइनाइड पे H2O लगाते हो तो एमाइड के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। बात आ गई समझ में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, रख लोगे याद। आगे चलो, दूसरा टाइप का रिएक्शन। तो इसमें सेकंड टाइप सुनना रिएक्शन का क्या है, देखो इसके अंदर जो सेकंड टाइप में आपको बताऊँ तो है इसका रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन आपको आना चाहिए। तो सुनो रिडक्शन, देखो रिडक्शन में आपको पहले ही पढ़ाया था, मेंडियस रिडक्शन पढ़ाया था साइनाइड का, याद है। देखो फिर से रिडक्शन सुनना, देखो ये होता है आपके पास में CH3CN। ठीक है, कि तो इस पे लगा दो क्या, LiAlH4। ठीक है, या फिर इस पे क्या लगा लो, NaC2H5OH। इस पे जब आप ये लगाते हो NaC2H5OH और CN का रिडक्शन कराते हो तो इसको बोलते हैं मेंडियस रिडक्शन। ये मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ। ठीक है ना, 4 हाइड्रोजन लगते थे, याद है। तो जब 4 हाइड्रोजन लगते थे तो अपन क्या बोलते थे, CH3CH2NH2। तो 1 डिग्री एमीन बनता था, याद है, 1 डिग्री एमीन बनता था। लेकिन वही मैं अभी आइसोसाइनाइड ले लूँ तो आइसोसाइनाइड सुनना ये होता है CH3NC, और मैं इस पे वही काम कर दूँ। ठीक है, NaC2H5OH। ठीक है, इस पे मैं 4 हाइड्रोजन लगा दूँ तो क्या बन जाएगा मेरा, CH3, है ना, NHCH3। तो देखो ये बन गया 2 डिग्री एमीन। तो 1 डिग्री एमीन और 2 डिग्री एमीन बनाने का मेथड भी पढ़ा रखा है आपको, ये पीछे देखना। ठीक है, मेंडियस रिडक्शन जो मैंने आपको पढ़ाया था उसके अंदर 1 डिग्री 2 डिग्री दोनों टाइप के बताए थे। तो यहाँ तो ये 1 डिग्री बन गया और यहाँ कितना डिग्री बन गया, ये 2 डिग्री। बात आ गई समझ में। तो ये दोनों याद रखना आप। इसको बोलते हैं मेंडियस रिडक्शन। में फिर लिख रहा हूँ, ध्यान रखना, इसका नाम क्या हो जाएगा, मेंडियस रिडक्शन। रख लोगे यार। तो इसका नाम क्या है, मेंडियस रिडक्शन है। तो मेंडियस रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे 1 नंबर में एग्जाम में पूछ सकता है
कि मेंडियस रिडक्शन लिखो। तो ध्यान रखना मेंडियस रिडक्शन में साइनाइड लेते हो तो 1 डिग्री एमीन बनता है, और आइसोसाइनाइड लेते हो तो 2 डिग्री एमीन बनता है। ये देखो मैंने पीछे सिखाया भी था आपको, और यहाँ वापस से मैं आपको लिखा दूँगा, ठीक है। तो ये अब आपको समझ में आनी चाहिए, समझ गए, हो जाएगा। अब अगली रिएक्शन पे चलते हैं। अगली रिएक्शन सुनना क्या है, अगली रिएक्शन है आपकी थार्प रिएक्शन है, नाम की है, देखो फेमस है, याद करनी है, ठीक है। ये मैं हटा रहा हूँ, देखो थार्प रिएक्शन है अगली, थर्ड रिएक्शन है आपकी थार्प, ठीक है। थार नहीं है, जीप वाली नहीं है, थार्प है, ठीक है। तो देखो थार्प रिएक्शन में क्या होता है वो सुनो। थार्प रिएक्शन ये होती है कि सर हम एल्किल साइनाइड लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल लेने एल्किल साइनाइड के, ठीक है ना। तो देखो एक CH3CN3 ले लिया और एक और ले लो CH3CN, अभी बात समझ में। अब इस CN को देखो इस तरीके से लिख लो, अगली बात समझ। और इस CH3 को भी इस तरीके से लिख लो, या फिर मान लो आप तो इसको इस तरीके से लिख लो, सिंपल सा, इसको तो CN लिख लो और इसको खोल के लिख लो और इसको ऐसे लिख लो CH2H। बोलो आती है बात समझ में, बस करना आप कुछ नहीं है। देखो ये बॉन्ड इधर घूम जाएगा, तो है ना, जैसे ही इधर घूमेगा, जैसे ही इधर घूमेगा तो इस पे तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और इस पे पॉजिटिव। बोलो आएगा, ये क्या है अपना H+ और ये क्या है अपना माइनस। बोलो आती है बात समझ में। तो ये माइनस पे तो ये H+ जाके जुड़ जाएगा, और ये माइनस पे ये कार्बन जाके चल जाएगा। तो सुनना क्या बन जाएगा, ये CH3 C डबल बॉन्ड N, ये H इसके चला गया, देखो ये N तो इसके चला गया, और ये बन गया आपका, या इसको इस तरीके से लिख लो, देखो डबल बॉन्ड NH, ठीक है, और ये कार्बन में पॉजिटिव था तो ये चला गया तुम्हारे CH2Cl। बोलो बात आ गई समझ में। तो ये इस तरीके से देखो इसमें बनता है, इसको बोलते हैं इम्यूनोसाइनाइड, ठीक है। तो ये इम्यूनोसाइनाइड बनता है, ध्यान रखना, थार्प रिएक्शन का प्रोडक्ट इम्यूनोसाइनाइड रख लोगे याद। ये तो इम्यूनो ग्रुप है, सुन लो, और ये क्या है मेरे पास साइनाइड है। तो इम्यूनोसाइनाइड बनता है, होता क्या है कि एल्किल साइनाइड जब लेते हो तो उसका डाइमर बनता है, और डाइमर बना के फिर इम्यूनोसाइनाइड बनता है। इसको हल्का सा हीट भी देना पड़ता है, ध्यान रखना, रख लोगे याद। तो ये इस तरीके से क्या आपको पूरा याद होना चाहिए। रिएक्शन नाम का है, इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बोल रहा हूँ, रख लोगे। आगे चलो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सुनना, फिर आगे देखो निकलना आगे, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की देखो एल्किल साइनाइड से करा रहे हैं, क्योंकि अपन पढ़ी किसके रहे, साइनाइड और आइसोसाइनाइड की प्रॉपर्टी। तो देखो और मेथड आपका क्या है, देखो मैंने ये ले लिया CH3Cl, RMgX से, ठीक है, RMgX से रिएक्शन किससे करा रहे हैं अपन, RMgX से। तो सुनना, इसकी मैं रिएक्शन करा लो RMgX से, समझ में आ गई बात। अब सुनो, इस CN के अंदर देखो इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड है ना। अब मैं क्या करूं, इस एक बॉन्ड को घुमा दूं इसको। जब मैं एक बॉन्ड को इधर घुमाऊंगा तो सुनना क्या बन जाएगा, CH3, देखो, और ये प्लस और ये माइनस, और क्या बन जाएगा CH3CN डबल बॉन्ड, और इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। बोलो भाई, ये वाला इधर घूमेगा तो इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, और ये अकॉर्डिंग टू पोलैरिटी ले जाके जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, देखो ये माइनस था तो ये प्लस के आ गया R, ठीक है, और ये N था तो ये इसके जाके जुड़ जाएगा NgX। अब यहाँ से क्या होता है, आप 2 H2O का अटैक करा दो, ठीक है। आपको मैंने पहले ही पढ़ा रखा है, जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराते हो तो लास्ट में हाइड्रोलिसिस कराया जाता है, ये आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, इस पर मैंने 2H2O लगाया, तो 2H2O लगाते ही ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, बात आई समझ में। और ब्रेक होते ही सुनना क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3Cr डबल बॉन्ड O, ठीक है,
एक तो ये प्लस एक क्या बन जाएगा NH3 प्लस MgOH और ये H। आई बात समझ में? तो ये कीटोन बनाने का मेथड है। किसका बनाने का मेथड है? कीटोन का। ठीक है, तो इससे मैं बताऊं तो आप एल्डिहाइड भी बना सकते हो। या CH3 की जगह सिर्फ क्या लगा दो, एक H लगा दो। तो ये मेथड मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, साइनाइड से कीटोन और एल्डिहाइड बनाने का। एल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन मेथड देखना आप, वहाँ मैंने आपको ही पढ़ा रखा है। अगली बात समझ में? अब कई बच्चे हैं जिनको ध्यान में नहीं आती, इसका मतलब आपको रिएक्शन याद नहीं है। आपको मैं फिर बोल रहा हूँ, रिएक्शन जाके याद करो। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है यहाँ चाह रहा, क्योंकि रिएक्शन ऑर्गेनिक एंड होने को आ चुकी है आपकी अब। ठीक है, समझ गए? अब अगला रिएक्शन पढ़ेंगे, कौन सा है? एडिशनल रिएक्शन है, योगात्मक। कुछ नहीं है, बड़ा इजी सा है, देख लो अभी, ये तो 2 मिनट में काम हो जाएगा। ठीक है, देखो देखो CH3NC, देखो एडिशन रिएक्शन से कैसे रिएक्शन में? एडिशन रिएक्शन है। तो सुनना, फिफ्थ टाइप की है। इस पे आप क्या लगाते हो? CH3NC लगाते हो। ठीक है, Cl2 के साथ लगाते हो तो क्या हो जाता है? ये तो सीधे सीधे ले जाके जोड़ देना और कुछ करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन में टूट जाएगा लेके, होमोलिटिक डिसोसिएशन, फ्री रेडिकल बन जाएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन इससे और 1 इलेक्ट्रॉन इससे, क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर पड़ा होता है कार्बन पे। ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा? देखो ये बन जाएगा आपके पास CH3, ठीक है, NCCl और ये Cl। तो इस तरीके से देखो ये बन जाएगा आपके पास में। बात आ गई समझ में? ये बनेगा और यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। रख लोगे यार। अब उसके बाद में देखो अगले पे चलते हैं। अगले पे चलोगे तो देखो CH3NC, इसकी रिएक्शन करा दो किसके साथ? O3 के साथ। O3 के साथ कराओगे तो ये क्या करेगा? एक ऑक्सीजन निकालेगा और वो उसमें ले जाके जोड़ देगा। तो क्या हो जाएगा? CH3CNO प्लस क्या निकल गया आपका? O2। तो ये बन गया आपका MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। ये आपको मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन पढ़ाई थी, भोपाल गैस त्रासदी पढ़ाई थी, याद है? उसके अंदर मैंने ये बताया था आपको MIC, रख लोगे याद। फिर उसके बाद में CH3NC की रिएक्शन करा दो सल्फर के साथ, तो ये सीधा सीधा जोड़ देते हैं और ये क्या बन जाता है? CH3NCS। तो ये बन गया आपके पास में मेथाइल थायोआइसोसाइनेट। बात आ गई समझ में? ये आइसोथायोसाइनेट। तो ये ध्यान रखना, ये इस तरीके से एडिशन रिएक्शंस होती है, रख लोगे याद। तो मुझे अब नहीं लगता कि आपको कुछ बचा रहा। एक लास्ट है। लास्ट क्या है? सुनो, जब मेरा डस्टर कहाँ है? जब आप ये हटा रहा हूँ मैं ना, लास्ट रिएक्शन सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 1 नंबर में पूछा हुआ भी है क्वेश्चन। जब आप ध्यान रखना CH3NC को हीट करते हो, ठीक है ना, CH3NC को हीट करते हो तो ध्यान रखना ये किस में चेंज हो जाता है? CH3Cl में। तो मैं आपको बताऊं, ये इससे इसमें इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि ये रिएक्टिव ज़्यादा है। आई बात समझ में? ये कम रिएक्टिव, ये ज़्यादा रिएक्टिव। तो ये जो है इसको हीट करने पे ध्यान रखना, ये साइनाइड के अंदर चेंज हो जाता है, जबकि ये किस में चेंज हो रहा है? आपके आइसोसाइनाइड के अंदर। रख लोगे बात याद। तो ये ध्यान रखना, आपके 6th मेथड है, उसको बोलते हैं आइसोमर्स। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। आगे बात समझ में? दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, आइसोमर स्ट्रक्चर है। आगे बात समझ में? क्योंकि इनके फॉर्मूले देखो सेम है, बस फंक्शनल ग्रुप पे तो चेंज है। तो ध्यान रखना ये कौन सी आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ये पूछा था 1 नंबर में। तो ध्यान रखना फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, रख लोगे यार। तो फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको 6 टाइप के आइसोमेरिज्म पढ़ाई थी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में। ठीक है, उसके अंदर मैंने आपको शायद 4th या 5th टाइप की रिएक्शन पढ़ाई थी फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। ठीक है, तो ध्यान रखना CH3 आइसोसाइनाइड किस में चेंज हो गया? आपके साइनाइड के अंदर। रख लोगे बात याद। तो मैंने आपको पार्ट C खत्म कर दिया। अब आपके अगला पार्ट आएगा D। ठीक है, पार्ट D आपके नाइट्रो वाला आएगा, एक यूरिया बाकी और एक नाइट्रो वाला बाकी है। ठीक है ना, तो यूरिया नाइट्रो, पहले यूरिया लेंगे फिर नाइट्रो ले लेंगे। ठीक है ना, पार्ट D के अंदर। तो आपको पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C तीनों करा दिए। अगले लेक्चर के अंदर अपन यूरिया स्टार्ट करेंगे। तो इस वाले लेक्चर में इतना ही करेंगे। पढ़ाई करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।